Arunesh Arya from Career Path Study. Welcome back to Career Path Study. करियर पाथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया था, घर बैठे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उसी श्रृंखला के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक हम पहुंचे थे। लास्ट चार्टर एक्ट हमने किया था, उसी में आगे जो सीरीज़ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वो दौर जिसमें हमने किया था कि 1853 के एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को अनलिमिटेड पीरियड के लिए भारत में शासन का अधिकार दिया। उस एक्ट में ये साफ हो गया था कि अब कंपनी भारत में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। कभी भी ब्रिटिश संसद भारत के शासन को अपने अधीन ले सकती है। और उसी श्रृंखला में हम देखते हैं सातारा, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर, झांसी ऐसी देसी रियासतों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई, जिसे गदर या सिपाही विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। मंगल पांडे से शुरू होकर मेरठ में विद्रोह शुरू हो जाता है 10 मई 1857 को, और धीरे धीरे किसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लेती है। यहाँ मौका मिल जाता है संसद को भारत का शासन अपने अधीन लेने का, और आखिरकार नवंबर 1858 में जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत में आया, वो एक्ट भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर देता है। और अब वो शासन जो है ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है। तो इस वजह से 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट भारत में आए हैं, वो एक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आए हैं। और उसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत में जो शासन किया उसे हम बोलते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन भारत में संवैधानिक विकास, जिसमें सबसे पहला एक्ट है 1858 का एक्ट। इस एक्ट की खास बातें जो थी उन पर आप नज़र मान लीजिए। उस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और कंपनी के शासन की जगह पर यहाँ पर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश ताज के नाम से ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में शासन करेगी। 1858 के एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था हुई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के लोगों में ये प्रभाव जाए कि अब कंपनी का शासन नहीं है, अब ब्रिटिश ताज का शासन है। इस वजह से गवर्नर जनरल नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर जो पिट्स इंडिया एक्ट 1785 के अंतर्गत स्थापित हुए थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और उनको समाप्त करने के पश्चात उसकी जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव, या जिसे भारत मंत्री हम बोल सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई। और उसकी सहायता के लिए एक परिषद की स्थापना हुई, जिसे हम बोल सकते हैं भारत परिषद या इंडियन काउंसिल। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था चार्ल्स वुड को। चार्ल्स वुड पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी लास्ट चेयरमैन था, और उसी को पहला भारत सचिव नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लास्ट गवर्नर जनरल थे, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहले वायसराय थे। इससे आगे देख लीजिए 1858 की और मेन पॉइंट्स। लॉर्ड कैनिंग के टाइम आया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था, नवंबर 1858 में आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्ज अब चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास में। यहाँ से शासन ब्रिटिश क्राउन का शुरू हो जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति हो गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शुरुआत हुई, और उसकी हेल्प और एडवाइस के लिए इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। और इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद में टोटल 15 मेंबर होंगे, ये व्यवस्था की गई थी, जो भारत मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता और उसको सलाह देंगे। जो भी काम होगा वो मेजॉरिटी के द्वारा होगा, लेकिन कुछ मामलों में वीटो पावर दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यानी भारत मंत्री को। टोटल 15 मेंबर में से 7 मेंबर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1858 के एक्ट के अंतर्गत समाप्त हुआ था, उनके द्वारा नियुक्त होंगे। और 8 मेंबर जो है
ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त होंगे, यानी टोटल 15 मेंबर्स की व्यवस्था की गई थी। और फ्यूचर में जितने भी मेंबर रिटायर होते जाएंगे उनकी नियुक्ति, उनकी जगह पर नियुक्ति जो है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा काउंसिल के निर्णय रद्द करने का अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया था, लेकिन इंडियन रेवेन्यू डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनियोग, यानी भारत में किसी भी संपत्ति को यदि क्राउन बेचता है, यानी इंडियन सेक्रेटरी और उसकी परिषद बेचती है और कोई भी लोन लिए जाते हैं तो मेजोरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। किसकी मेजोरिटी के द्वारा? भारत परिषद की मेजोरिटी के द्वारा। ये 1858 के एक्ट के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा वर्किंग प्रोसेस को देख लीजिए। इंडियन सेक्रेटरी जो था और उसकी काउंसिल जो थी उसकी बैठक 7 दिन में एक बार होना जरूरी था। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा की बैठक 6 महीने में एक बार होना जरूरी है, वैसे ही इंडियन काउंसिल जो बनाई गई थी 1858 के एक्ट के अंतर्गत, उसमें 7 दिन में एक बार बैठक होना जरूरी था और उसका जो कोरम था वो 5 मेंबर्स थे, यानी किसी दिन कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उस दिन की बैठक हो पाएगी, जिसे हम बोल सकते हैं मिनिमम अटेंडेंस। इससे आगे है सीक्रेट लेटर, गुप्त पत्र व्यवहार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसके अलावा जो है भारत में वायसराय, इनके बीच में जो भी पत्र व्यवहार है वो गुप्त भी रखा जा सकता था कुछ मामलों में, यदि वो दोनों चाहें तो ये व्यवस्था की गई थी वर्किंग प्रोसेस की। और इंडियन काउंसिल का हेड बनाया गया था किसे? SOS को, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, भारत मंत्री को, जो कि पहला था चार्ल्स वुड। इससे आगे अपॉइंटमेंट्स को देख लीजिए। भारत में जो अपॉइंटमेंट्स की जाएगी क्राउन के द्वारा की जाएगी। कौन सी अपॉइंटमेंट्स? यानी गवर्नर जनरल, जिसे अब वायसराय नाम दे दिया गया था, उसकी काउंसिल में विधि विशेषज्ञ सदस्य, उसकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी। भारत में जितने भी स्टेट्स थे उस समय उनमें गवर्नर्स की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी। और एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता हम बोल सकते हैं, उसकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था की गई थी। और वायसराय की जो काउंसिल है भारत में, उनकी नियुक्ति जो है भारत परिषद के द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था की गई थी 1858 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में थी उसने जिन जिन रियासतों के साथ में जो जो संधियां की थी उन सभी संधियों को ब्रिटिश क्राउन एज इट इज अपनाएगा, वो संधियां ब्रिटिश क्राउन की मानी जाएंगी। ये व्यवस्था की गई थी 1858 के एक्ट के अंतर्गत। और कंपनी की जो आर्मी थी, नेवी थी, जो भी सेना थी, वो अब क्राउन के अधीन चली गई थी 1858 के एक्ट के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना होगा। इससे आगे देख लीजिए सैलरी ऑफ SOS, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सैलरी ऑफ इंडियन काउंसिल मेंबर, यानी मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल जो थे उनकी जो सैलरी थी वो, और उनके ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस थे वो सभी के सभी जो है इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएंगे। ये व्यवस्था की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जितनी भी वित्तीय जिम्मेदारियां थी, यानी लोन्स थे, वो सभी के सभी भारतीय राजस्व में से दिए जाएंगे। ये व्यवस्था की गई थी 1858 के एक्ट के अंतर्गत। इससे आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि भारतीय लोगों को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो वो दिया गया था 1861 के एक्ट के अंतर्गत। 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर वायसराय की कार्यकारी परिषद में अपॉइंट किए जाएंगे। ये 1861 के एक्ट के अंतर्गत किया गया था। और 1861 का एक्ट वो भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में भारत में आया था। और पहले 3 राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनाकरण राव, पहले 3 भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर नॉमिनेट किए गए थे। और इस एक्ट के अंतर्गत भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था की गई थी, यानी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना हुई
और उसे हम बोलते हैं कि पहले भारत में केवल वायसराय के पास में अधिकार थे, शक्तियाँ थी, शासन करने का अधिकार था, लेकिन अब शासन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्रांतों में भी हुआ, इस वजह से उसे हम बोल सकते हैं भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, शासन के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। और बॉम्बे मद्रास के अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाए। 1862 में बंगाल में, 1882 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस में और 1897 में पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के टाइम में भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम हम किसको बोल सकते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय व्यवस्था। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट हो चुका है। क्वेश्चन एक तो ये आया है कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है किस वायसराय के टाइम में भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। विभागीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम आजकल की उसी प्रकार की व्यवस्था है जैसे कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को अलग अलग विभाग डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने अपने अलग अलग जो है पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। जैसे कि आज की डेट में हम बोल सकते हैं राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री है, तो उसको रक्षा विभाग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, तो उसको वित्त मंत्रालय जो है वो विभाग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय अपनी काउंसिल के मेंबर्स को जो है विभाग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस प्रकार की पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट के अंतर्गत। लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो दी गई 1861 के एक्ट के अंतर्गत। इंडियन काउंसिल जो था यानी वायसराय की जो काउंसिल थी वो कन्वर्ट हो गई थी लेजिस्लेटर में। और इसके अलावा वायसराय जो है उसे ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला 1861 के एक्ट के अंतर्गत। जैसे आज की डेट में भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब भी संसद की बैठक नहीं हो रही, किसी कानून की तुरंत आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। वैसे ही 1861 के एक्ट के अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था और उसकी वैलिडिटी भी जो है 6 मंथ थी। 1861 के एक्ट को कहा जाता है दिस इज इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की शुरुआत हुई, भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था और इसके अंतर्गत जो है लेजिस्लेटिव पावर्स प्राप्त हुई थी वायसराय की परिषद को। ये हमने किया था अभी डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था, बॉम्बे मद्रास में लेजिस्लेटिव पावर और पब्लिक लोन यानी सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक व तार, ये सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेंगे। बाकी मुद्दों के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कार्य कर सकते थे। इसके अलावा बॉम्बे मद्रास के अलावा बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में 1882 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जिसे आजकल पाकिस्तान के नाम से जानते हैं वहाँ पर 1882 में स्थापित हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पंजाब में 1897 में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम हमने अभी किया है, 1861 के एक्ट की देन है। वायसराय को यह अधिकार मिला था इस एक्ट के अंतर्गत कि वो नए स्टेट का सेटअप कर सकता है, नए स्टेट का निर्माण वायसराय कर सकता है। यह अधिकार 1861 के एक्ट के अंतर्गत वायसराय को मिला था और उन राज्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नियुक्ति वायसराय कर सकता है 1861 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा 1861 के एक्ट के बाद में 1865 का एक्ट आप देख सकते हो और 1869 का एक्ट देख सकते हो। हालांकि ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बाद में बहुत सी बुक्स में आपको डायरेक्ट 1892 का एक्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसके ऊपर नज़र मार सकते हो कि 1865 का जो एक्ट आया था जॉन लॉरेंस के टाइम में आया था। जॉन लॉरेंस लॉर्ड एल्गिन के बाद भारत में वायसराय बने थे और 1863 से 1869 तक भारत के वायसराय रहे थे जॉन लॉरेंस। इनके टाइम में वायसराय की पावर्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया था 1865 के एक्ट के अंतर्गत। खासकर
राज्यों की जो बाउंड्री है उसे फिक्स करने का अधिकार, राज्यों की बाउंड्री को चेंज करने का अधिकार 1865 के एक्ट के अंतर्गत मिला था वायसराय को। इससे आगे देख सकते हैं 1869 का एक्ट, ये भी जॉन लॉरेंस के टाइम में आया था। इसके अंतर्गत वायसराय को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला था, यानी एनआरआईज के लिए कानून बनाने का अधिकार वायसराय को 1869 के एक्ट के अंतर्गत मिला था। इससे आगे देख लीजिए 1892 का एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1892 का एक्ट, क्योंकि 1892 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई थी, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके अंतर्गत नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनकी संख्या 16 कर दी गई थी 1892 के एक्ट के अंतर्गत, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 इंडियंस की व्यवस्था की गई थी। इलेक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, ये देन है 1892 के एक्ट के अंतर्गत, 1892 के एक्ट के अंतर्गत। और थोड़ा ब्रीफ में देख लीजिए, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में आया था 1892 का एक्ट, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में 1892 का एक्ट। इस एक्ट को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से पहले 7 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। लॉर्ड डफरिन के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवन ह्यूम, एक ब्रिटिश व्यापारी जिसने भारतीय लोगों को प्रेरित किया था कि उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के साथ जुड़ना चाहिए, और 1884 में कॉन्फ्रेंस करने के बाद भारतीय लोगों को इकट्ठा किया गया A.O. ह्यूम के द्वारा, और अगले वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर वर्ष अपना अधिवेशन करती थी, देश के हालातों के आधार पर एक प्रस्ताव पारित करती थी और उस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के सामने रखती थी। ब्रिटिश सरकार के सामने 1885 से लगातार ये मांग रखी जा रही थी कि भारत को होम रूल दिया जाए। होम रूल शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन मांग उसी प्रकार से थी कि भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र में भी और राज्यों में भी इलेक्शन की शुरुआत की जाए। और इसी वजह से जब एक्ट आया 1892 में, उसमें इस व्यवस्था को काफ़ी हद तक शामिल किया गया था। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है इनकी संख्या को इंक्रीज़ किया गया था, 16 कर दिया गया था सेंटर में, और कुछ स्टेट्स में भी जो इसे बढ़ा दिया गया था 1892 के एक्ट के अंतर्गत। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1892 के एक्ट के अंतर्गत, यानी प्रांतीय विधान परिषदों को इंट्रोड्यूस किया गया था 1892 के एक्ट के अंतर्गत। बॉम्बे और मद्रास में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 सदस्य होंगे, और इनकी नियुक्ति नॉमिनेशन के आधार पर होगी, और इसी नॉमिनेशन को, इसी नामांकन को हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बोल सकते हैं। आम लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो राजा महाराजा, जो रियासतें ब्रिटिश सरकार की वफादार थी, वो अपने प्रतिनिधि जो है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भेज सकते थे। इसी को हम बोल सकते हैं एक पहला कदम चुनाव के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट की देन मानी जाती है। इससे आगे देख लेते हैं, इससे आगे बंगाल में 20 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 15 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1892 के एक्ट के अंतर्गत अधिकार दिया गया था सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटर को कि वो बजट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी पूरक
प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यानी बजट के ऊपर चर्चा करने का अधिकार पहली बार 1892 के एक्ट के अंतर्गत केंद्र और राज्य के विधायिका को दिया गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जा सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो चर्चा की जा रही है उसमें किसी अन्य प्रकार के प्रश्न जो है कोई सदस्य नहीं पूछ पाएगा। ये व्यवस्था की गई थी 1892 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं की स्थापना में इस एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रतिनिधित्व संस्थाओं यानी प्रतिनिधित्व संस्था बोला गया है, प्रतिनिधित्व सदस्य नहीं बोला गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने किया है 1861 के एक्ट में भारतीय लोगों को वायसराय की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर। लेकिन भारत में विधान परिषदों की स्थापना राज्यों में जो की गई वो 1892 के एक्ट के अंतर्गत की गई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर। इसलिए इसको हम बोलते हैं भारतीय संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया 1892 के एक्ट के अंतर्गत। इससे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट एक्ट पर। लेकिन नेक्स्ट एक्ट 1909 का एक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्ट किस परिस्थिति में आया, किस दौर में आया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनकर आए थे 1899 में और 1905 तक भारत में वायसराय रहे थे लॉर्ड कर्जन। और उन्हीं के टाइम में भारत में डू एंड डिवाइड रूल शुरू हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति शुरू हुई थी। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है सुन लीजिए। W हंटर नाम का एक अंग्रेज था जिसने एक बुक लिखी थी इंडियन मुस्लिम्स, और उस बुक में उसने भारत में ब्रिटिश शासन लंबे समय तक कैसा टिका रहे उसके ऊपर चर्चा की गई थी। W हंटर इंडियन मुस्लिम बुक में लिखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिंदू और मुस्लिम और बाकी और धर्मों के लोग इन सभी ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। और अब 20वीं शताब्दी में अगर जो इस प्रकार का विद्रोह हो जाता है, इस प्रकार की क्रांति हो जाती है, तो ब्रिटिश सरकार भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगी। इस वजह से अगर जो अल्पसंख्यक समुदाय को यानी माइनॉरिटीज़ को अपने अंडर यानी अपने वफादार बना ले ब्रिटिश सरकार, तो यहाँ पर वो लंबे समय तक शासन कर पाएगी। और माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे बड़ी माइनॉरिटी थी, उसके बाद में बौद्ध, जैन, सिख, अन्य माइनॉरिटीज़ थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम थी। तो इशारा मुख्य रूप से W हंटर का मुस्लिम समुदाय के लिए था कि उनमें किसी प्रकार से डर पैदा किया जाए कि कल को जब ब्रिटिश सरकार भारत में नहीं रहेगी तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का क्या हाल होगा, क्योंकि हिंदू जो है कम्युनिटी वो बहुसंख्यक होगी। इस प्रकार का डर अगर जो पैदा कर दिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में तो वो ब्रिटिश सरकार के वफादार हो जाएंगे और उनको अपनी ओर मिलाकर ब्रिटिश शासन लंबे समय तक जो है भारत में शासन कर पाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने इस प्रकार की नीति को अपनाते हुए सबसे पहले बंगाल विभाजन जो 1905 में अक्टूबर के महीने में किया है वो मुख्य रूप से फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत किया है। लॉर्ड कर्जन की जो अन्य नीतियां थी जिसमें विश्वविद्यालय अधिनियम था वो भी मुख्य रूप से जो है भारतीयों को तोड़ने संबंधित था। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों को देखते हुए जो भय भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ और मुस्लिम कम्युनिटी भारतीयों हिंदुओं को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर ब्रिटिश सरकार के ज़्यादा नज़दीक आई, उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो जो 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय थे, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपने से मिलने के लिए बुलाया, यानी एक तरीके से उन्हें प्रपोजल दिया कि उनसे मिलें। और हम देखते हैं 1905 में शिमला सम्मेलन हुआ जिसमें शिमला सम्मेलन में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला गया। और अगले ही वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो जाती है नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। इसी दौरान मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उनकी मांग पर और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अपने और फेवर में करने के लिए
1906 में सर अरुंडेल कमेटी की स्थापना हुई और सर अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम में जो एक्ट आया उसी को बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इनके टाइम में जो एक्ट आया उसी को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार जो है, इसके अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनकी संख्या अब 16 से 60 कर दी गई। वायसराय जो थे, इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन ऑफिशियल मेंबर जो भारतीय थे वो वायसराय की लेजिस्लेटर में उसे सलाह दे पाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो 16 से 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी 1909 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा हम देख सकते हैं मद्रास प्रांत में 20 से 50 सदस्य कर दिए गए, बंगाल प्रांत में भी 20 से 50 सदस्य कर दिए गए, बॉम्बे प्रांत में भी 20 से 50 सदस्य कर दिए गए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 60 सदस्यों की व्यवस्था हुई, पंजाब, असम और बर्मा इन प्रांतों में मैक्सिमम 30 सदस्य होंगे, ये व्यवस्था की गई थी 1909 के एक्ट के अंतर्गत। 1909 के एक्ट में सेंटर और स्टेट इनमें जो मेंबर्स थे इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 के एक्ट में हमने देखा था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1909 के एक्ट में पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सेंटर और स्टेट में पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन केवल वो व्यक्ति पूछ सकता था जिसने मेन क्वेश्चन पूछा है, यानी जिस सदस्य ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है यानी जो मेन क्वेश्चन पूछा है वही मंत्री से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई अदर मेंबर जो है नहीं पूछ सकता। ये व्यवस्था थी 1909 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनको अधिकार दिया गया मेंबर्स को बजट के ऊपर चर्चा करने का, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते बजट के ऊपर। ये व्यवस्था की गई थी 1909 के एक्ट के अंतर्गत। 1909 के एक्ट में जो टाइम पीरियड रखा गया था वायसराय के मेंबर के तौर पर वो रखा गया था 3 वर्ष। टोटल सदस्यों की संख्या 69 रखी गई थी। लेजिस्लेटर में गवर्नमेंट के 37 होंगे, 5 नॉमिनेट किए जा सकते हैं वायसराय के द्वारा और 27 सदस्य जो है इलेक्टेड होंगे। भारत में इलेक्शन सिस्टम हम बोल सकते हैं 1909 के एक्ट के अंतर्गत शुरू हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी थी, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन गवर्नमेंट मेजॉरिटी थी, यानी गैर आधिकारिक सदस्यों की मेजॉरिटी थी। प्रांतीय विधायिका में और केंद्रीय विधायिका में जो है 37 सदस्य गवर्नमेंट के थे, इसलिए मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट की केंद्रीय विधायिका में, और इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये व्यवस्था थी 1909 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा अपॉइंटमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई 1909 के एक्ट में। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट हो चुका है। सेंटर और स्टेट इन दोनों में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंतर्गत जो है भारतीय सदस्यों को यानी भारतीय व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है। पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य बन सका था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट इंडियन जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बना था 1909 के एक्ट के अंतर्गत, तो वो है एसपी सिन्हा। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट हो चुका है। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बांटा गया था वो 1909 का एक्ट था। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया? तो हम बोल सकते हैं 1909 का एक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जिन क्षेत्रों में
मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति ही वोट डाल पाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो किस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए या पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम, तो हम बोल सकते हैं 1909 के एक्ट के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 1909 का एक्ट। इससे आगे हम करते हैं 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आगे है 1919 का एक्ट। 1919 का एक्ट ऐसे दौरान आया था, उस समय आया था जिस समय भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उस दौरान जो एक्ट आया उसे हम बोलते हैं मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, और या फिर हम बोल सकते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये एक्ट उस दौरान आया था जब रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारत गुजर रहा था। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट हो चुका था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी शुरू हो जाता है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। भारत में महंगाई दर काफ़ी बढ़ रही थी। भारतीयों का प्रेशर ब्रिटिश सरकार पर ज़्यादा था। ऐसे टाइम में जो सुधार किए गए भारतीय लोगों की मांग के आधार पर, उसे हम बोल सकते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसकी खास बात है कि इसके अंतर्गत भारत में फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जैसे कि डिमांड थी कांग्रेस की, उस आधार पर। और इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन इस एक्ट की देन है। पब्लिक सर्विस कमीशन इस एक्ट की देन है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में भी आईसीएस का एग्ज़ाम हो। इससे पहले अगर जो कोई इंडियन आईसीएस के एग्ज़ाम में शामिल होना चाहता था तो उसे इंग्लैंड जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। लेकिन इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी मांग के आधार पर कि भारत में भी इस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, भारतीय लोगों को इंग्लैंड नहीं जाना पड़ेगा, इंडियंस जो है यहीं पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। हम देखते हैं 1921 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो रही है। 1926 में भारत में आईसीएस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जो इसी एक्ट की देन है। इससे आगे देख लेते हैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में। 1919 के एक्ट को, इसके अंतर्गत राज्यों में पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि इससे पहले केवल भारतीय लोग इंडियन काउंसिल के अंतर्गत, यानी वायसराय की काउंसिल के अंतर्गत केवल सलाह दे सकते थे। लेकिन अब इस एक्ट के अंतर्गत जो है व्यवस्था की गई चुनाव पद्धति की, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की। हालांकि उसमें बहुत सी कंडीशंस लागू की गई थी, क्योंकि केवल 10% भारतीय ही इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखते थे कि वो वोट डाल पाएंगे। लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंतर्गत पहला कदम जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत हम ये देखते हैं। और प्रांतों में कानून बनाने के लिए 2 लिस्ट बनाई गई थी। एक लिस्ट को हम बोलते हैं रिजर्व लिस्ट और दूसरी लिस्ट को हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल लिस्ट। आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची। आरक्षित सूची में वो सभी सब्जेक्ट रखे गए थे जिसके ऊपर वायसराय कानून बना सकता था, और ट्रांसफरेबल लिस्ट जो थी, हस्तांतरित सूची, इसमें वो विषय थे जिसमें चुनी हुई सरकार कानून बना सकती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कानून बना सकती थी। और आरक्षित सूची में वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बना सकती थी। इसको हम बोलते हैं दोहरा शासन राज्यों में। डायरची सिस्टम राज्यों में शुरू हुआ क्योंकि राज्यों में 1919 के एक्ट से पहले कानून बनाने के अधिकार राज्यों के गवर्नर्स और उसकी काउंसिल को होते थे, और केंद्र में वायसराय और उसकी काउंसिल को होते थे। 1919 के एक्ट में, यहाँ मैं वायसराय लिख रहा हूँ, वायसराय की जगह पर होना चाहिए गवर्नर्स, क्योंकि ये स्टेट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए रिजर्व लिस्ट जो है
उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के गवर्नर्स और उसकी काउंसिल को था। हस्तांतरित सूची में कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई सरकार को था। इसको हम बोलते हैं राज्यों में दोहरा शासन। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में राज्यों में दोहरे शासन की शुरुआत हुई? तो हम बोल सकते हैं मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे आगे देख लीजिए, इसी एक्ट में मेंबर्स ऑफ इंडियन इंक्रीज इन स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वायसराय की काउंसिल में भी 3 इंडियंस को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इससे पहले केवल एक ही व्यक्ति वायसराय की काउंसिल में भारतीय हो सकता था, उसकी संख्या को बढ़ाकर 1 से 3 कर दिया गया। और राज्यों में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या पहले से बढ़ाई गई, जिससे कि शासन करने में और ज़्यादा मदद मिले, यानी भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस दे पाएँ भारतीयों के अकॉर्डिंग कि उनको किस प्रकार के चेंजेस भारत में चाहिए, राज्यों में चाहिए। इस वजह से इनकी संख्या बढ़ाई गई पहले से। इससे आगे देख लीजिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, पुनर्गठन किया गया था राज्यों के विधान परिषदों का। इसके अंतर्गत मैक्सिमम सदस्य किसी राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद में हो सकते थे 140, और मिनिमम सदस्य जो है वो 60 हो सकते थे किसी राज्य के विधान परिषद में। इनमें से 70% मेंबर्स जो है इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे, और बाकी जो है नॉमिनेटेड होंगे। ये व्यवस्था की गई थी। इससे आगे देख लीजिए, जैसे कि आजकल के भारत के संविधान में किसी भी राज्य में विधानसभा में मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं किसी राज्य के विधानसभा में। ऐसे ही 1919 के एक्ट में आप देख लीजिए, मैक्सिमम 140 मेंबर और मिनिमम 60 मेंबर जो है, ये व्यवस्था थी 1919 के एक्ट में। जैसे आगे देख लीजिए, हाई कोर्ट में जिस भारतीय ने 10 साल तक एक वकील के तौर पर वकालत की हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता था विधि विशेषज्ञ सदस्य के तौर पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को विधि विशेषज्ञ सदस्य के तौर पर स्थान मिल रहा है 1919 के एक्ट में। और उसके लिए शर्त थी कि उसी किसी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष कार्य का अनुभव हो। और पहला इंडियन तेज बहादुर सप्रू, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में लॉ मेंबर के तौर पर शामिल हुआ था। इससे आगे देख लीजिए, टू हाउसेज इस्टेब्लिश किए गए थे सेंटर में, जिसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी केंद्रीय विधान परिषद जो पहले से मौजूद थी, लेकिन इसमें शामिल किया गया था स्टेट काउंसिल को, राज्य परिषद को। जैसे कि आज की डेट में भारत की संसद में 2 हाउस हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक उसी तर्ज पर 1919 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट काउंसिल को। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बाई कैमरल सिस्टम, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत 1919 के एक्ट में हुई। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 143 मेंबर्स की व्यवस्था थी। और स्टेट काउंसिल में, जिसे आजकल हम राज्यसभा बोल सकते हैं संसद में, उसमें 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। 143 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिनमें से चुने हुए सदस्यों की संख्या 103 थी, यानी इलेक्टेड मेंबर इसमें 103 हो सकते थे। बाकी जो है वायसराय के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। और राज्य परिषद में, स्टेट काउंसिल में 60 मेंबर्स की व्यवस्था थी, जिनमें से 33 इलेक्टेड होंगे और 27 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। ये व्यवस्था की गई थी। इससे आगे देख लीजिए, चेंजेस इन इंडियन काउंसिल, भारत परिषद में जो परिवर्तन किया गया उसके अंतर्गत अब वायसराय के इंडियन काउंसिल में मिनिमम 8 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं, ये व्यवस्था थी। और उनके टाइम पीरियड में भी चेंजेस किया गया था। उनका कार्यकाल पहले जो 7 वर्ष का था उसे कम करके अब 5 वर्ष कर दिया गया था 1919 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा गैर भारतीय सदस्य जो वायसराय के काउंसिल में मेंबर होंगे, उनके लिए 1200 पाउंड सैलरी की व्यवस्था थी और इंडियन के लिए 600 पाउंड सैलरी की व्यवस्था थी 1919 के एक्ट के अंतर्गत। आगे देख लीजिए, पहली बार
प्रांतों को लोन लेने का अधिकार दिया गया था, गिवन राइट टू स्टेट्स फॉर लोन। पहली बार प्रांतों को ये राइट कि वो भी केंद्र की परमिशन से लोन ले सकते हैं अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। यह व्यवस्था 1919 के एक्ट की देन है। इससे आगे देख लीजिए, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पहली बार 1919 के एक्ट के अंतर्गत हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट हो चुका है, बार बार रिपीट होता है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के अंतर्गत हुई। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हम 1919 के एक्ट यानी मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत हुई। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1909 में हो रही है। हालांकि उसका एक रूप 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन केवल 10% भारतीयों को 1919 के एक्ट में वोट डालने का अधिकार मिला था। इससे आगे देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेट्स। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेट का मतलब यह है कि 1919 के एक्ट में पहली बार राज्यों में कुछ मामलों में चुनी हुई सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। हमने शुरुआत में ही देखा है, क्या देखा है हमने शुरुआत में, कि 2 लिस्ट बनाई गई, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफरेबल लिस्ट, आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची। आरक्षित सूची में स्टेट के गवर्नर की काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार था और हस्तांतरित सूची में चुनी हुई सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। तो पहली बार जो चुनी हुई सरकार को कुछ मामलों में कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया, उसी को हम बोल सकते हैं उत्तरदायी सरकार की स्थापना। हालांकि इसमें ज़्यादातर पावर्स जो है, वीटो पावर जो है, गवर्नर की काउंसिल को था। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि उत्तरदायी सरकार कैसे हुई। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि पहली बार पहला स्टेप ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भारतीयों में से चुनी हुई सरकार को कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थी। इससे आगे देख लीजिए, 1909 के एक्ट में आपने देखा था अलग चुनाव क्षेत्र बांटे गए थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए थे, सेपरेट इलेक्शन एरियाज बांटे गए थे मुस्लिम कम्युनिटी को। उसमें थोड़ा और विस्तार करते हुए 1919 के एक्ट में देख लीजिए, सिखों को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को और क्रिश्चियंस को भी अलग चुनाव क्षेत्र बांटे गए थे। यानी अलग चुनाव क्षेत्र का विस्तार और किया गया 1919 के एक्ट के अंतर्गत। इससे आगे देख लीजिए, एक नरेश मंडल की स्थापना का व्यवस्था था, क्योंकि प्रांतों में चुनी हुई सरकार को कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया, इस वजह से देशी रियासतों को भी संतुष्ट करने के लिए एक नरेश मंडल की स्थापना हुई और उसके चेयरमैन वायसराय होंगे, ये व्यवस्था की गई थी। वायसराय नरेश मंडल के अध्यक्ष होंगे और सदस्यों के तौर पर देशी रियासतों के राजा महाराजा उसमें शामिल होंगे और बहुमत के आधार पर देशी राज्यों के विकास के लिए, देशी रियासतों के विकास के लिए काम किया जाएगा। लेकिन उसकी अध्यक्षता वायसराय को दी गई और इसमें वायसराय को वीटो पावर भी प्राप्त थी नरेश मंडल में। इससे आगे देख लीजिए, 1919 के एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि 10 वर्ष के पश्चात एक रॉयल कमीशन की स्थापना की जाएगी, एक कमीशन की स्थापना की जाएगी जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश संसद का कोई कैबिनेट मंत्री होगा और 10 वर्ष के बाद में ये देखा जाएगा कि 1919 के एक्ट ने भारतीयों का कितना विकास किया है। उसी आधार पर जो है केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सकती है। आने वाले टाइम में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। जॉन साइमन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री थे, साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और वो भारत में स्पेशली इस वजह से आया था कि 1919 के एक्ट ने भारतीयों का कितना विकास किया है। उसी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही अगला एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत में आएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर हम देखते हैं 1928 और 29 के बीच में साइमन कमीशन ने भारत में 3 बार दौरा किया और साइमन कमीशन का भारत में विरोध इस वजह से हुआ क्योंकि उसने भारतीयों में कितना विकास हुआ है इसके ऊपर नज़र डालनी थी, इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी थी, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इस वजह से उसका विरोध हुआ। 1928-29 के बीच इसने 3 बार भारत का दौरा किया। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में दे दी।
उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित हुए और उसमें भारतीय लोगों को भी बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भी डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है 1933 में एक वाइट पेपर जो है तैयार किया गया, श्वेत पत्र तैयार किया गया और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा के पश्चात वो बिल पास हो गया जिसे हम बोलते हैं 1935 का एक्ट। तो अगला जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाला सबसे बड़ा एक्ट था ये। और 1935 का एक्ट ये भारत में तब तक लागू रहा जब तक कि भारत का अपना संविधान नहीं लागू हुआ, यानी 1950 तक। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 1935 का एक्ट। इस एक्ट की खासियत थी कि ये एकदम से नहीं आया था। ये एक्ट जो है भारत में ऐसे टाइम में आया जब 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, श्वेत पत्र जारी हो गया था और उसके अंतर्गत भारत में 1935 का एक्ट आया। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 1919 के एक्ट में राज्यों में दोहरे शासन की शुरुआत हुई थी, उस दोहरे शासन को राज्यों में समाप्त कर दिया गया और पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1935 के एक्ट में राज्यों में स्थापित हुई, यानी ऑटोनॉमस पावर दे दी गई राज्यों की सरकार को 1935 के एक्ट के अंतर्गत। और जो दोहरा शासन प्रांतों में 1919 में लागू हुआ था, वो दोहरा शासन 1935 के एक्ट के अंतर्गत केंद्र में लागू हुआ। ये खास है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको और डेप्थ में देख लीजिए। 1935 का एक्ट लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में भारत में आया था, ध्यान होना चाहिए आपको। और ये भारत में सबसे बड़ा एक्ट था, हार्ड एंड लार्ज एक्ट 1935। इस एक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो 451 आर्टिकल्स थे और 15 जो है इसमें अपेंडिक्स थे। 451 अनुच्छेद और 15 परिशिष्ट थे 1935 के एक्ट में, इसलिए इसको भारत में आने वाला सबसे बड़ा एक्ट हम बोलते हैं। साइमन कमीशन और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में वाइट पेपर जारी होने के पश्चात ये एक्ट आया था। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में इस एक्ट के अंतर्गत ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना हुई, भारतीय संघ की स्थापना हुई, भारत के संघ की स्थापना हुई। और इस संघ का मतलब ये था कि जो भारत के राज्य चीफ कमिश्नर एरिया अलग अलग बटे हुए थे उनको एक सूत्र में बांटा गया। उस समय जो भारत के 11 प्रांत थे, उन प्रांतों और जो चीफ कमिश्नर एरिया थे 6, जिसे आजकल हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उससे पहले 1935 में हम देखते हैं कि उससे चीफ कमिश्नर एरिया कहा जाता था। तो प्रांतों और चीफ कमिश्नर एरिया को यूनियन नाम दिया गया और देशी रियासतों के लिए ये ऑप्शनल रखा गया कि देशी रियासतें अगर जो इस भारतीय संघ में शामिल होना चाहती है तो वो हो सकती है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इस बात का विरोध किया गया था कि देशी रियासतों को स्वैच्छिक तौर पर नहीं रखा जा सकता कि वो भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जो 560 से ज़्यादा जो देशी रियासतें हैं उनको ऑप्शन दे दिया जाए कि वो संघ में शामिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, तो इस वजह से भारत के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है 1935 के एक्ट में कि देशी रियासतों को ऑप्शन दिया गया था कि वो संघ में शामिल हो सकती हैं या नहीं, उनकी मर्जी है। स्टेट्स में हमने अभी किया है कि ऑटोनॉमस पावर दी गई, यानी स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान की गई स्टेट्स में, यानी राज्यों की चुनी हुई सरकार को लगभग पूरे के पूरे अधिकार दे दिए गए कि वो राज्यों में शासन कर सकती है, यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1935 के एक्ट के अंतर्गत राज्यों में की गई थी। यानी जैसे आजकल राज्यों में चुनाव होते हैं, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री सलाह दे रहा है राज्य के गवर्नर को कि वो राज्य का गवर्नर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी।
वैसे ही व्यवस्था 1935 के एक्ट में की गई थी और वो मंत्री जो है विधान परिषदों में, विधान सभाओं में जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा जो उनसे पूछा जाएगा उनके कार्यों के बारे में। ये व्यवस्था 1935 के एक्ट में की गई थी। हालांकि ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। इससे आगे देख लीजिए, केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत का मतलब ये था कि जैसे प्रांतों में आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची थी, वैसे ही केंद्र में आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची की शुरुआत हुई। यानी रिजर्व लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। यहाँ मैं गवर्नर जनरल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, वायसराय शब्द इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि 1935 के एक्ट के अंतर्गत वायसराय का नाम बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और उसकी काउंसिल भी समाप्त कर दी जाती है, एबॉलिश ऑफ इंडियन काउंसिल, क्योंकि अब केंद्र में गवर्नर जनरल जो है वो चुनी हुई सरकार के सलाह के आधार पर काम करेगा। हालांकि कुछ बहुत से मामलों में उसको वीटो पावर दी गई थी। तो इसलिए केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत, अब भारत एक यूनियन हो गया था, इस वजह से फेडरल बैंक की स्थापना की जाए और फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए। इस वजह से हम बोल सकते हैं जैसे कि आज के डेट में फेडरल बैंक रिजर्व बैंक है और फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी तर्ज पर 1935 में फेडरल बैंक की स्थापना हुई। 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। फेडरल कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके लिए लास्ट अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है, ये व्यवस्था की गई और अंतिम फैसला प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड का माना जाएगा। ये व्यवस्था की गई थी 1935 के एक्ट के अंतर्गत। 1935 के एक्ट के अन्य व्यवस्था में आप देख सकते हो, बायकैमरल सिस्टम शुरू किया गया था 11 में से 6 राज्यों में। यानी पहले केवल विधान परिषदें थी राज्यों में, अब 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था राज्यों में सर्वप्रथम 1935 के एक्ट की देन है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के एक्ट की देन है। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1935 के एक्ट की देन है। इससे आगे देख लीजिए, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार 1935 के एक्ट में किया गया। किसके अंतर्गत? केंद्र और राज्यों के बीच में। इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई। जैसे आजकल भारत के संविधान में 3 लिस्ट हमें 7th शेड्यूल में मिलती है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में हमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ही 1935 के एक्ट में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण हुआ कि केंद्र सरकार जो है संघ सूची में कानून बना पाएगी, राज्य सूची में कानून बना पाएगी राज्य सरकारें, और दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। 1935 के एक्ट में संघ सूची में 59 विषय थे, 1935 के एक्ट में राज्य सूची में 54 विषय थे, और दोनों मिलकर कानून बना पाएंगे समवर्ती सूची में 36 विषयों पर। रेसिड्यूरी पावर्स जो है, अवशिष्ट अधिकार 1935 के एक्ट में दिए गए थे गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट में अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में कोई विषय छूट जाता है, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है। बचे हुए सभी विषय आज की डेट में केंद्र सरकार के पास में है, लेकिन 1935 के एक्ट में बचे हुए सभी विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में थे। इससे आगे देख लीजिए, 1935 के एक्ट में, इस एक्ट की अंतर्गत प्रस्तावना का अभाव था। 1919 के एक्ट में प्रिएम्बल शामिल थी, लेकिन 1935 का एक्ट जो है लैक ऑफ प्रिएम्बल का माना जाता है कि इसमें स्पष्ट नहीं था कि उद्देश्य क्या है इस एक्ट का, क्योंकि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इससे आगे देख लीजिए, एबॉलिश्ड ऑफ इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि अब केंद्र में कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई सरकार को होगा। इस वजह से वो चुनी हुई सरकार गवर्नर जनरल को सलाह देगी। इसलिए जब गवर्नर जनरल को चुनी हुई सरकार सलाह देगी तो उसे इंडियन काउंसिल की जरूरत नहीं होगी। इस वजह से इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। सेपरेट इलेक्शन एरिया हमने देखा था 1909 के एक्ट में
मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था। 1919 के एक्ट में यूरोपियंस को, सिखों को और क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को बढ़ाया गया था। लेकिन 1935 के एक्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसमें शामिल किया गया, यानी अनुसूचित जाति के लिए 1935 के एक्ट में व्यवस्था की गई थी पृथक चुनाव क्षेत्र की। और 1935 के एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं बर्मा, बरार और अदन के लिए व्यवस्था की गई थी। यानी किस एक्ट के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो 1935 के एक्ट के अंतर्गत। किस एक्ट के अंतर्गत बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया, तो हम बोल सकते हैं 1935 के एक्ट के अंतर्गत। आजकल यमन देश की राजधानी अदन है, तो अदन को किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत शामिल किया गया, तो हम बोल सकते हैं 1935 के एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। 1935 के एक्ट में एक बात लास्ट आपको ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इस अधिनियम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को होगा। यानी ना तो प्रांत और ना ही सेंटर, इन दोनों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि इस एक्ट के किसी विषय में वो परिवर्तन कर पाएंगे। केवल ब्रिटिश संसद ही इस एक्ट के किसी विषय के ऊपर परिवर्तन कर पाएगी। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता अब भी कायम थी 1935 के एक्ट के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1935 के एक्ट के। भारत में आने वाला सबसे बड़ा एक्ट था ये। इससे आगे लास्ट जो है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे स्टडी।